Hello everyone, let us discuss practice test. फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है द कोफिशिएंट ऑफ x पावर k इन द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अप टू 1 प्लस एक्स पावर n। तो ये एक जीपी बन रहा है। इसमें पहले जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, a इंटू आर टू द पावर नंबर ऑफ टर्म -1 डिवाइड बाय आर -1। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, बच गया 1 प्लस एक्स पावर n प्लस 1 -1 अपॉन एक्स। अब इसका तो एक्स पावर के में कोई रोल नहीं है। अगर इस पूरे में एक्स पावर के ढूंढना है तो एक डिवीजन में एक्स भी है। इसका मतलब जो न्यूमरेटर होगा उस न्यूमरेटर में हमें ढूंढना है एक्स टू द पावर के प्लस 1। इसका जो जनरल टर्म होगा वो होगा n प्लस 1 सी आर एक्स पावर r। तो अगर r की जगह हमें क्या चाहिए, k प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा n प्लस 1 सी k प्लस 1। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है 6 कार्ड एंड 6 एनवेलप आर नंबर 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्ड हैं हमारे पास और 6 हमारे पास एनवेलप हैं। इन पे है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इनको इस तरीके से डालना है कि एक एनवलप में एक ही कार्ड जाना चाहिए एंड नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बेयरिंग द सेम नंबर। किसी को भी खुद के एनवलप में नहीं जाना है। मोर ओवर कार्ड नंबर 1 इज़ ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवलप नंबर 2। ये हमेशा इसी में जाएगा। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं। केस 1, जब कार्ड नंबर 2 जो है वो एनवलप नंबर 1 में जा रहा है, उसका तो एक ही तरीका है। और बचे हुए 4 लेटर को इस तरीके से डालना है कि वो अपने अपने एनवलप में नहीं जाएंगे। तो उसका नंबर ऑफ वेज हो जाएगा डी अरेंजमेंट ऑफ 4 ऑब्जेक्ट। डी अरेंज ऑफ 4 ऑब्जेक्ट मतलब हो गया 9। देन केस 2, केस 1 क्या था कि जो कार्ड नंबर 2 है वो एनवलप 1 में जाएगा। केस 2 में हम लोग मान लेते हैं कि जो कार्ड नंबर 2 है वो एनवलप नंबर 1 में नहीं जाएगा। तो अब इसको सोच के देखेंगे तो 3 3 में नहीं जाएगा, 4 4 में नहीं जाएगा, 5 5 में नहीं जाएगा, 6 6 में नहीं जाएगा और 2 1 में नहीं जाएगा। तो ये तो फिर से डी अरेंजमेंट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट हो गया। 3 की इंटरनेट प्लेस 3, 4 की 4, 5 की 5, 6 की 6 और 2 की 1। तो ये हो गया 44। तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 53। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है the term independent of x in the expansion of 9x minus 1 upon 3 root x power 18 x greater than 0 is alpha times the corresponding binomial coefficient then alpha is। तो पहले तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x ढूंढ लेते हैं। इसका जो जनरल टर्म होगा टी आर प्लस 1 विल बी 18 CR 9x टू द पावर 18 माइनस आर -1/3 रूट एक्स टू द पावर आर। एक्स की पावर में देखेंगे तो एक तो 18 माइनस आर आ जाएगा और एक यहाँ से -r/2 आ जाएगा। ये हमें चाहिए 0। तो 18 माइनस 3r/2 इज इक्वल टू 0, 3r/2 इज इक्वल टू 18, r इज इक्वल टू 12। r 12 आ गया। r अगर 12 आ गया तो जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा वो होगा 18C12 9 टू द पावर 6 इंटू -1 टू द पावर 12 3 टू द पावर 12। ये दोनों तो कैंसिल हो गए। तो ये आ गया 18C12। अब क्वेश्चन वाला कह रहा था कि ये जो टर्म है ये कैसा है, अल्फ़ा टाइम करस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो करस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट तो 18C12 भी है। तो यहाँ से तो अल्फ़ा का वैल्यू 1 आ गया। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इज डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें बोला है अ लाइट रे इमिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट है जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हुई और 30 डिग्री बनाते हुए ऐसे कुछ चली गई। देन आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 कैसी रहेगी, कुछ ऐसी लाइन रहेगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। इफ़ दिस रे इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू, तो क्यू का एब्सिस हमें बताना है क्या रहेगा। तो एक रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आएगी 30 डिग्री पे। इसकी हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/√3x।
देन ये इस लाइन को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पी पर, और टकराने के बाद जो है इस तरीके से ये रह जाएगी, और यहाँ पर अपन नॉर्मल बना लेते हैं, ये पूरा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। अब एंगल बिटवीन नॉर्मल और इंसिडेंट रे अगर हम लोग देखेंगे तो ये हम लोग बता सकते हैं, यहाँ से ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135। तो इसका मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है ये हो जाएगा 180 माइनस 30 माइनस 135, तो ये बचा हुआ जो एंगल है ये आ गया 15 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है ये भी 15 डिग्री आ जाएगा। ये अगर 15 डिग्री आ गया तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 120, तो ये बचा हुआ एंगल हो जाएगा 60। इसका मतलब एक्चुअल में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, पर अभी तो रफ स्केच है तो ठीक है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है अब उसका हमें इंक्लिनेशन पता चल गया 60 डिग्री, तो उसका जो स्लोप होगा tan 60 वो हो जाएगा √3। ये रिफ्लेक्टेड रे का हमारे पास स्लोप आ गया। अब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पॉइंट P से पास हो रहा है, तो पॉइंट P क्या है, पॉइंट P x + y = 1 एंड y = 1/√3x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, x की जगह लिख सकते हैं √3y + y = 1, y आ गया 1/1 + √3। इसको अगर यहाँ रख देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा √3/1 + √3, तो ये p के कोऑर्डिनेट आ गए। तो रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर एक पॉइंट पता चल गया, उसका स्लोप पता है, तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y - y1 = m टाइम्स x - x1। अब ये बोला जा रहा है कि x एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, उसका एब्सिसा बताना है, तो x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y को 0 रख देंगे तो -1/1 + √3 = √3 टाइम्स x - √3/1 + √3। तो √3 को दूसरी साइड भेजेंगे तो -1/√3 × 1 + √3 = x - √3/1 + √3। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिल जाएगा √3/1 + √3 -1/√3 × 1 + √3। तो ये हो गया 3 - 1/√3 × 1 + √3, तो हो गया 2/√3 × 1 + √3। √3 को अंदर भेजेंगे तो बन गया 2/3 + √3। अब ऑप्शन के पास जाएंगे तो 2/3 + √3 थर्ड ऑप्शन मैच कर गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है लेट CI = x² + y² = i²। i का जो वैल्यू है 1, 2 और 3 तीन वैल्यू दिए हुए हैं। आर द 3 सर्कल इफ़ देर आर 4i पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ CI। तो अगर ऐसा हम लोग 3 सर्कल को देखेंगे तो एक सर्कल ऐसा दिखाई देगा, दूसरा ऐसा आ जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा बना लेते हैं, और तीसरा जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब जो सर्कल 1 है उसके ऊपर 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4। जो सर्कल 2 है उसके ऊपर 4i मतलब 8 पॉइंट हैं, और इसके ऊपर 4 मतलब 12 पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके ऊपर ऐसे करते करते 12 पॉइंट है। इफ़ नो 3 ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल विच कैन बी फॉर्म यूजिंग दिस पॉइंट हुज सर्कम सेंटर डज नॉट लाई ऑन ओरिजिन। सर्कम सेंटर ओरिजिन पे कैसे लाई करेगा, जब हम एक ही सर्कल के तीनों पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो बाय डेफिनेशन उसका सर्कम सेंटर ओरिजिन पर हो जाएगा। तो एक ही सर्कल से तीनों पॉइंट नहीं लेने हैं, तो टोटल कितने पॉइंट हैं, 12 + 8 + 4, ये हो गए 24। टोटल 24 पॉइंट हैं। इन 24 में से कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, बट सेम सर्कल से तो सारे पॉइंट नहीं लेने हैं, तो हो जाएगा 4c3 - 8c3 - 12c3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 फैक्टोरियल अपॉन 21 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल -4 - 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल
माइनस 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो अगर 24 23 22 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 माइनस 4 माइनस 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 इंटू 2 12 11 10 डिवाइड बाय 3 इंटू 2। तो ये 6 इस 24 को कैंसिल करके बना देगा 4, ये 6 को कैंसिल करेगा, ये 6 इसको 2 बना देगा। तो ये आ जाएगा 2024 माइनस 4 माइनस 56 माइनस 220, तो ये आ गया 1744। ऑप्शन के पास जाएंगे तो फोर्थ ऑप्शन मैच कर गया। देन क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट होल्ड गुड फॉर द एक्सपांशन ऑफ बाइनोमियल x to the power 4 plus 1 upon x cube whole power 15. There exists a term which is independent of x. तो पहले तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, हो जाएगा 15cr x to the power 4 whole power 15 minus r and 1 by x cube power r. तो x की पावर ओवरऑल कितनी हो जाएगी 60 माइनस 7r। अगर इसको ज़ीरो करेंगे तो r आ जाएगा 60/7 विच इज़ अ फ्रैक्शन। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x तो नहीं पॉसिबल है। देन 8th एंड 9th टर्म हैव ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे 16, तो मिडिल टर्म आएगा 8th एंड 9th नंबर पे, और मिडिल वाले का जो कोफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। देन कोफिशिएंट ऑफ x पावर 32 एंड माइनस 17 आर इक्वल। x पावर 32 की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 7r इज इक्वल टू 32, तो 7r हो जाएगा 28, तो r आ गया 4। और अगर माइनस 17 की बात करेंगे तो 7r हो जाएगा 77, r हो गया 11। तो यहाँ पर कोफिशिएंट हो जाएगा 15c4, यहाँ 15c11, तो बिल्कुल इक्वल है। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड इफ x इज इक्वल टू √2 द नंबर ऑफ रैशनल टर्म इन द एक्सपांशन आर 5। तो अगर हम लोग x का वैल्यू √2 डाल देंगे तो ये बन जाएगा 15cr, और x की जगह √2 लिखा और उसकी पावर में हमने क्या लिखा था 60 माइनस 7r। अब ये तो एक नेचुरल नंबर ही है, हमेशा रैशनल होने के लिए जो r है उसको कैसा नंबर होना पड़ेगा, इवन नंबर। 60 माइनस 7r/2 कब नेचुरल नंबर होगा या इंटीजर होगा, जब r एक इवन नंबर होगा। तो 0, r का वैल्यू 0 2 4 अप टू 14 कुछ भी हो सकता है, तो ये 8 नंबर्स हो गए। अब ऑप्शन में क्या कहा था कि रैशनल टर्म 5 है, तो नहीं, ये तो गलत हो गया, 8 है। तो ऑप्शन बी एंड सी आर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है इफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 abc रियल नंबर है, हैव नॉन रियल रूट, देन। अब अगर इसके नॉन रियल रूट हैं तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो दोनों ही केसेस में f(0) इंटू f(-1) विल बी ग्रेटर देन 0। तो f(0) का मतलब c, f(-1) का मतलब a माइनस बी प्लस सी, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन के लिए f(0) इंटू f(1) मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये सेकेंड ऑप्शन बन गया। थर्ड ऑप्शन के लिए f(0) इंटू f(-2) मस्ट बी ग्रेटर देन 0, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर इज A, B एंड C। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बोला है लेट S इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 22 प्लस 59 प्लस 168 अप टू n टर्म्स जो है चलता जा रहा है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। तो इसका 8th टर्म 10th टर्म सम वगैरह हमसे पूछा हुआ है। इसमें अगर देखेंगे तो फर्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे तो आ रहा है 5 13 37 109, ये तो कुछ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सेकंड डिफरेंस देखेंगे तो 8 24 72, ये जीपी में बन रहा है। इसका कॉमन रेशो कितना हो गया 3। तो सेकंड डिफरेंस जीपी में आ रहा है। अगर सेकंड डिफरेंस जीपी में आ रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टी एन है उसको मान सकते हैं कुछ लैम्डा टाइम 3n-1 प्लस ए एन प्लस बी, है ना। यहाँ पर ये कॉमन रेशो आ गया। अब n का वैल्यू 1 डाल देते हैं। n का वैल्यू 1 डालने पर हमें क्या मिलना चाहिए 4। तो 4 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस ए प्लस बी।
देन n का वैल्यू 2 डाल देते हैं। n का वैल्यू 2 डालने पर हमें मिलना चाहिए 9, तो 9 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2a प्लस b, एंड n का वैल्यू अगर 3 डालेंगे तो मिलना चाहिए 22, तो 22 इज इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3a प्लस b। अब ऐसा करते हैं, एक बार इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस a। एक बार इन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से मिलेगा, ऊपर लिख लेते हैं, 22 माइनस 9 विल बी 13 इज इक्वल टू 6 लैम्डा प्लस a। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 13 माइनस 5 विल बी 8 इज इक्वल टू 4 लैम्डा, तो लैम्डा आ गया 2। यहाँ पर लैम्डा को 2 लिख देते हैं तो a आ गया 1। यहाँ पर लैम्डा को 2 और a को 1 लिख देते हैं तो b आ गया 1। तो ये तीनों के वैल्यू आ गए a1 b1 लैम्डा 2। तो इसका मतलब जो tn है वो बन गया 2 इंटू 3 टू द पावर n माइनस 1 प्लस n प्लस 1। t8 कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर 7 प्लस 8 प्लस 1, ये आया 44383। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर 1 है तो करेक्ट हो गया। 10th अटैम्प्ट ढूंढ लेते हैं। t10 की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 पावर 9 प्लस 10 प्लस 1, ये हो गया 39377। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। देन सम अप टू 9 टर्म, तो सम के लिए क्या करना पड़ेगा, इस tn पे सिग्मा लगाना पड़ेगा। Sn जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा tn, तो ये हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा 3 पावर n माइनस 1 प्लस सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, तो ये हो जाएगा 2 टाइम, ये तो एक जीपी है, इसका सम हो जाएगा 3 पावर n माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सिग्मा n हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, सिग्मा 1 हो जाएगा n। अब S9 चाहिए तो n की जगह 9 लिख देते हैं। 2 इंटू 2 तो कैंसिल ही हो गया, 3 पावर 9 माइनस 1 प्लस 9 इंटू 10 बाई 2 प्लस 9। सो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 39418। अब अगर ऑप्शन 3 को देखेंगे तो ये भी करेक्ट हो गया। और सम अप टू 8 टर्म्स अगर देखना है तो यहाँ पर n का वैल्यू 8 डाल देते हैं, ये हो जाएगा इसका वैल्यू जो है इतना नहीं आएगा, ये आ जाएगा 19736। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। अब अगर S8 चाहिए तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 8 माइनस 1 प्लस 8 इंटू 9 बाई 2 प्लस 8। तो अगर 3 टू द पावर 8 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 6561, माइनस में आ जाएगा 1, तो माइनस 1 करेंगे तो 6560, प्लस में ये हो जाएगा 36 और प्लस में 8। तो अगर प्लस में 36 एंड प्लस 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 6604। तो अगर हम लोग ऑप्शन डी को देखेंगे तो ये भी गलत हो गया। तो बस फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बोला है 6 books of mathematics and 3 books of physics are to be arranged in a row, then which of the following is statement is true? Number of possible arrangement without any condition is 9 factorial। तो सही बात है, अगर कोई कंडीशन नहीं है 9 बुक्स को अरेंज करना है तो तरीके हो जाएंगे 9 फैक्टोरियल। द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ़ नॉट ऑल फिजिक्स बुक आर टुगेदर, तो टोटल में से वो माइनस कर देते जब फिजिक्स बुक साथ में, तो टाइम मेथड लगाना पड़ेगा। तो फिजिक्स बुक का एक ग्रुप बन जाएगा और उनके अलावा 6 बुक और हैं, तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। एंड थर्ड ऑप्शन, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इफ नो 2 ऑफ द फिजिक्स बुक आर टुगेदर, तो नो 2 आर टुगेदर तो पहले मैथ के बुक्स को आपस में अरेंज कर देते हैं, उसके तरीके 6 फैक्टोरियल।
और फिर 7 में से 3 गैप सिलेक्ट करके उसमें 3 फिजिक्स की बुक रख देते हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो 3 ऑप्शंस करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है लेट ए बी अ फैक्टर ऑफ 2700, देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए। तो अगर एक्स वाई जेड इक्वल टू ए के पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात करेंगे, और ए जो है वो अपने आप में 2700 का फैक्टर, तो ए में अगर हमने कोई एक दूसरा बचा हुआ टर्म मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू, तो ऐसा करने से 2700 फिर से मिल जाना चाहिए हमें। तो ए का जो वैल्यू है वो हो गया 2700 डिवाइड बाई डब्ल्यू। तो इक्वेशन क्या बन गया, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2700 बाई डब्ल्यू। तो एक्स वाई जेड डब्ल्यू हो गया 2700 विच इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर। अब इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, तो इसके अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो x को हम लोग लिख सकते हैं 2 पावर a1 3 पावर b1 और 5 पावर c1। ऐसे ही ये हो जाएगा 2 पावर a2 3 पावर b2 5 पावर c2। इसके लिए 3 आ जाएगा और इसके लिए 4। तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 इन सब का सम कितना होना चाहिए 2। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे 2 + 4 - 1 c4 - 1। ऐसे ही जब b के सम की बात करेंगे तो उसके लिए हो जाएगा 3 + 4 - 1 c4 - 1। और जब 5 के पावर के c के सम की बात करेंगे तो हो जाएगा 2 + 4 - 1 c4 - 1। तो ये हो गया 5c3 × 6c3 × 5c3। तो ये हो गया 10 इंटू, ये हो जाएगा 6 × 5 × 4/6, तो 20 × 10, तो ये हो गया 2000। अब ऑप्शन को देखेंगे तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया और एक ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ए और डी दोनों करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला है यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड माउंटेन with or without meaning, words with or without meaning are formed using 3 vowel and 2 consonant। तो अपने पास वॉवेल्स क्या क्या हैं, O U A I। कॉन्सोनेंट क्या क्या हैं, M N T N। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 टोटल हो गए। फिर लेट द नंबर ऑफ वर्ड फॉर्म बी P, देन विच ऑफ द फॉलोइंग X Y Z W के बारे में बताना है क्या क्या रहेगा। तो हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है, 3 वॉवेल सिलेक्ट करने हैं, 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। अभी 3 वॉवेल सिलेक्ट करने के तरीके तो 4C1 हैं और 4C3 हैं। अब 2 कॉन्सोनेंट उठाने, तो 2 कॉन्सोनेंट में या तो हम दोनों एक जैसे कॉन्सोनेंट उठा लें, तो उसके तरीके हो जाएंगे 1। अगर दोनों एक जैसे कॉन्सोनेंट उठा रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनाने के तरीके हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें 2 n रिपीट हो रहे हैं। फिर दूसरा केस क्या आ जाएगा कि हमने अलग अलग कॉन्सोनेंट उठाए हैं, तो वॉवेल तो अभी भी 4C3, लेकिन 3 में से इस बार हमें कोई भी 2 वॉवेल जो हैं वो उठाने हैं और इनको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल। तो हो जाएगा 4 × 120/2 प्लस 4 × 3 × 120, तो ये हो गया 240 प्लस ये हो जाएगा 1440, तो ओवरऑल ये हो गया 1680। इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पावर 4 × 3 × 5 × 7। तो x का वैल्यू हो गया 4 और बाकी सब का वैल्यू 1। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी करेक्ट हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमें बोला है इफ़ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड 19 NINETEEN आर रिटन, देन नंबर ऑफ वर्ड वेयर 2E आर टुगेदर। तो 2E टुगेदर चाहिए, नंबर ऑफ वेयर नो 2E आर टुगेदर, कोई भी 2E साथ में नहीं चाहिए, तो इसमें गैप मेथड लगाना पड़ेगा।
तो इन ई को छोड़ देंगे तो कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5। इनको आपस में अरेंज कर देते हैं, इनमें से 3 एन रिपीट भी हो रहे हैं और इनसे गैप कितने क्रिएट हुए, 6। उस 6 में से हमें 3 गैप सिलेक्ट करने हैं, उसमें ई को रखने का एक ही तरीका है। तो ये हो गया 20 इंटू 20 400। ऑप्शन पे जाएंगे तो 63 इंटू 5 फैक्टोरियल पहला ऑप्शन मैच कर रहा है और 400 थर्ड ऑप्शन भी मैच कर रहा है। और अगर फोर्थ ऑप्शन कैलकुलेट करेंगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल को 5p2 भी लिख सकते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी मैच कर रहा है। तो तीनों आंसर हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हमें बोला है द सर्कम सेंटर इज S -3, 2 and ortho center is H 3, 2 of triangle ABC. The equation of side AB is 2x plus 3y plus 1 equal to 0. Then which of the following is are true? कुछ इन सेंटर की बात चल रही है, सर्कम सर्कल के एरिया की बात चल रही है, सेंट्रॉइड है और सर्कम सर्कल के इक्वेशन की बात चल रही है। अब इसमें सर्कम सेंटर जो है वो हमें पता है -3, 2, ऑर्थो सेंटर पता है 3, 2 और हमें पता है कि अगर ऑर्थो सेंटर का साइड में मिरर इमेज लेंगे तो सर्कम सर्कल पे लाई करेगा। तो हम लोग ऑर्थो सेंटर का इस लाइन में मिरर इमेज कैलकुलेट कर लेते हैं। x -3/2 इज इक्वल टू y -2/3 इज इक्वल टू -2 टाइम 6 + 6 + 1/2² + 3²। तो x -3/2 इज इक्वल टू y -2/3 इज इक्वल टू -2 इंटू 13/13। तो x का वैल्यू आ गया -4 + 3 -1 और y का वैल्यू आ गया -6 + 2 -4। ये मिरर इमेज आ गया। तो जो ऑर्थो सेंटर का मिरर इमेज होता है साइड में वो सर्कम सर्कल पे लाई करता है। तो अब सर्कम सर्कल के ऊपर एक पॉइंट पता चल गया h डैश -1, -4। सेंटर ऑलरेडी पता है, सेंटर हमें पता है -3, 2। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। तो सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x + 3² + y + 2² इज इक्वल टू -3 + 1² + -2 + 4²। तो ये हो गया x² + 6x + 9 + y² + 4x + 4 इज इक्वल टू 4 + 4। तो ये तो कैंसिल कर देते हैं। x² + y² + 6x + 4y और 9 - 4 करेंगे तो बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। ये -3, +2 था, अपन ने -2 लिख लिया। तो यहाँ पर माइनस आएगा तो ये माइनस बन जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² + y² + 6x -4y हो जाएगा और 9 - 36 करेंगे तो -27 इक्वल टू 0। अब अगर देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन तो मैच कर गया, तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद हमें क्या पता है कि जो ऑर्थो सेंटर जो सर्कम सेंटर होता है अभी दिया हुआ है -3, 2, जो सेंट्रॉइड होता है और जो ऑर्थो सेंटर होता है कोलिनियर होते हैं और 1:2 के रेशो में होते हैं। तो यहाँ से हम लोग जी कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्शन फार्मूला से जी आ जाएगा 1 × 3 + 2 × -3 डिवाइड बाय 1 + 2 और 2 × 2 + 1 × 2/1 + 2। तो ये हो गया -3/3 -1 और 6/3 2। तो सेंट्रोइड आ गया -1, 2। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और इस सर्कल का जो रेडियस था, रेडियस हमें यहाँ पर कितना मिला था, ये रेडियस का स्क्वायर आया 36। तो इसका एरिया हो जाएगा 36। एक मिनट, रेडियस इसका और ये 4 कैंसिल कर दिया ना, रेडियस इसका स्क्वायर आ गया 40। तो रेडियस का स्क्वायर 40 तो इसका एरिया 40 हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। और इन सेंटर जो है वो तो कोलिनियर होना कंपलसरी नहीं है, वो तो सिर्फ आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है।
तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा सी एंड डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। फॉर अ पॉइंट P इन द प्लेन लेट D1P एंड D2P बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x माइनस वाई इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 0। एरिया ऑफ द रीजन ऑफ ऑल पॉइंट P लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सेटिस्फाइंग D1P प्लस D2P लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यह हमें बताना है कितना होगा। तो D1P की अगर बात करेंगे तो हो जाएगा मॉड x माइनस वन बाई रूट टू एक्स माइनस वाई बाई रूट टू, और D2P की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड x प्लस वाई बाई रूट टू। इन दोनों के सम के बारे में बोला है, मॉड x माइनस वाई प्लस मॉड x प्लस वाई बाई रूट टू। ये हमें चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 4। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चल रही है तो x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो इस पर मॉड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर डायग्राम में देखेंगे तो x इज़ इक्वल टू वाई, एक ऐसा लाइन होगा, ये हो गया y इज़ इक्वल टू एक्स। और इसमें मॉड हटाने के लिए दो केस लेने पड़ेंगे। एक बार हम लोग लेंगे x इज़ ग्रेटर देन वाई। x ग्रेटर देन कहाँ पर होता है, यहाँ पर। तो x ग्रेटर देन y अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट टू लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 रूट टू। तो x के बारे में पता चल गया, रूट टू से लेकर के 2 रूट टू। तो यहाँ पर x का जो वैल्यू है रूट टू से 2 रूट टू तो जाएगा, मतलब ये वाला रीजन जो है हमें लेना है। फिर अगर y का वैल्यू बड़ा होगा x से तो ये वाले पार्ट में हमारी बात चल रही है, तो उस केस में ये नेगेटिव आ जाएगा। तो तब मॉड कैसे हटेगा, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, रूट टू को इधर भेज देते हैं, लेस देन इक्वल टू 4 रूट टू। तो इस बार y आ जाएगा रूट टू से लेकर के 2 रूट टू, तो ऐसा कुछ दिखेगा, y रूट टू से 2 रूट टू मतलब ये वाला पार्ट। तो ये शेडेड एरिया क्या हो जाएगा, बड़े स्क्वायर का एरिया, ये बड़े स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे स्क्वायर का एरिया। बड़े स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 2 रूट टू का स्क्वायर, छोटे स्क्वायर का हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर, तो 8 माइनस 2 आ गया 6। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 6। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपांशन 3 माइनस 5x पावर 11 वेर x इज इक्वल टू 1/5 इज लैम्डा इंटू 729। तो हमें लैम्डा का वैल्यू बताना है कि क्या रहेगा। सबसे पहले y कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 प्लस एन डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड a बाई एक्स। एक्स की जगह आ जाएगा -5/5। तो अगर 12 अपॉन 1 प्लस 3 मतलब 3, तो y जो है ये एक इंटीजर आ गया। तो t3 और t4 जो होंगे दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे, दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेट कर लेते हैं। तो t3 अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 11c3 इंटू 3 टू द पावर 11 माइनस 3 इंटू -1 टू द पावर 3। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट चाहिए तो मॉड लगा देंगे, तो ये माइनस वाला पार्ट तो जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 11c3 इंटू 3 पावर 8, दिस इज़ इक्वल टू 729 इंटू लैम्डा। यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू बताना है क्या रहेगा। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, t3 लेना था हमने, r का वैल्यू 2 लेना था, 3 ले लिया। t3 अगर ले रहे हैं तो 11c2 3 टू द पावर 9 हो जाएगा, और इसकी पावर में 2 हो जाएगा, ये 9 ये 2। और 729 जो होता है ये होता है 3 पावर 6, तो हो जाएगा 11 इंटू 10/2 इंटू 3 पावर 9 इज इक्वल टू 3 पावर 6 लैम्डा। तो यहाँ पर 3 पावर 3 बच गया, तो ये हो गया 11 इंटू 5 इंटू 27। तो लैम्डा की अगर बात करेंगे तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 11 इंटू 5, ये हो गया 55, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27 से तो 1485। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1485।
ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज टू नॉर्मल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 5x प्लस 25y is equal to 0 and which touches externally the circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 equal to 0। तो इसकी अगर बात करेंगे, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेंटर होता है। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 5y, माइनस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5y इज इक्वल टू 0, x माइनस 5y कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक लाइन आ गया x इक्वल टू 5, एक आ गया x इज इक्वल टू 5y, यहाँ पुट करेंगे तो y आ जाएगा 1। तो सर्कल का सेंटर क्या आ गया 5,1। अब हमारा जो सर्कल है वो इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, इसका सेंटर है 1,-2, इसका रेडियस है √1 + 4 + 4, तो ये आ गया 3। अब एक्सटर्नली टचिंग का कंडीशन लगा देते हैं, रिक्वायर्ड रेडियस r1 मान लेते हैं, तो r1 + 3 विल बी इक्वल टू दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तो डिस्टेंस फार्मूला से मिल जाएगा, √5 - 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर। तो r1 + 3 इज इक्वल टू √4² + 3²। तो r1 + 3 5 आ गया, r का वैल्यू 2 आ गया, r1 का वैल्यू 2 आ गया, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका रेडियस कितना है 2 यूनिट। देन क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें बोला है इफ़ द कोफिशिएंट्स ऑफ आर्थ एंड r + 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 + 7x पावर 29 आर इक्वल, तो हमें r का वैल्यू बताना है क्या रहेगा। t r + 1 की बात करेंगे तो हो जाएगा 29cr, 3 to the power 29 - r, 7x कोफिशिएंट लेना है तो 7 की पावर में r, हम लोग सिर्फ कोफिशिएंट लिख लेते हैं, ये tr + 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट हो गया। tr विल बी 29cr - 1, 3 to the power 29 - r - 1, 7 to the power r - 1, ये दूसरे वाले का कोफिशिएंट आ गया। बोथ आर इक्वल, तो 29cr 3 to the power 29 - r 7 power r will be equal to 29cr - 1, 3 to the power 28 - r 7 to the power r - 1। ये कैंसिल करेंगे तो एक 7 बचेगा, ये कैंसिल करेंगे तो एक मिनट 28 - r नहीं 30 हो जाएगा, 29 + 1 हो जाएगा तो 30 - r, ये कैंसिल करेंगे तो एक 3 बचेगा। तो 29cr अपॉन 29cr - 1 इज इक्वल टू 3/7। तो ये हो गया n - r + 1 डिवाइड बाय r इज इक्वल टू 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 × 7 विल बी 210 - 7r इज इक्वल टू 3r, तो r का वैल्यू आ गया 21। यही पूछा हुआ था हमसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोला है लेट अल्फा बी ग्रेटर देन 0, बी द स्मॉलेस्ट नंबर सच दैट द एक्सपेंशन ऑफ x पावर 2/3 प्लस 2/x³ टू द पावर 30 हैज़ अ टर्म बीटा इंटू x टू द पावर माइनस अल्फ़ा, जहाँ पर बीटा बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। तो अल्फ़ा जो है ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके लिए इस तरह का टर्म हमें मिलेगा। पहले तो इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, tr + 1 विल बी 30cr x टू द पावर 2/3 इंटू 30 माइनस r एंड 2/x³ टू द पावर r। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 30cr 2 टू द पावर r x टू द पावर ये हो जाएगा 20 माइनस 2r/3 माइनस 3r, तो ओवरऑल हो जाएगा 11r/3। ये जो है x का पावर आ गया। अब जो क्वेश्चन में बोला है वो टर्म कैसा है, बीटा इंटू x टू द पावर माइनस अल्फ़ा। तो x की पावर बेसिकली हमें नेगेटिव चाहिए, तो 20 माइनस 11r/3 जो है ये हमें चाहिए नेगेटिव, तो 11r/3 हो जाएगा ग्रेटर देन 20, तो r हो जाएगा ग्रेटर देन 60/11।
तो जो आर के पॉसिबल वैल्यू 60/11 जो होगा ये 5 पॉइंट समथिंग से स्टार्ट होगा, तो आर 6, 7, 8 ऐसे करते करते कहाँ तक जा सकता है, 30 तक। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर कितना आएगा, 6। और x के अगर पावर की हम लोग बात करेंगे तो x का जो सबसे छोटा नेगेटिव पावर है, अपन यहाँ पर r को 6 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 30c6 2^6 x to the power 20 - 22। तो ये हो गया 30c6 2^6 x to the power -2। तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो गया, 2। आर को 7, 8 वगैरह करेंगे तो ये अल्फ़ा का वैल्यू तो बढ़ता जाएगा, हमें अल्फ़ा का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताना था, तो आंसर हो गया 2। तो आई होप दिस इज़ क्लियर।